नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सारंग आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रमोद सारंग सर हिंदी में। दोस्तों चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, राम राम। और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। सभी लोग क्लास को जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे। क्लास हो चुकी है शुरू। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है जी। और जी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सभी मेरे प्यारे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, और इस तरह से निराश नहीं होना है कि सर साहित्य के लिए आपने क्लास 2 ही ली है। दरअसल क्या है कि मैंने जैसा भी आपको बताया था कि अगले सोमवार जो अगला वाला सोमवार आने वाला है, अगले हफ्ते में सोमवार आएगा, उससे आपकी जो है साहित्य की नाटक वाली क्लास शुरू हो जाएंगी, मतलब नाटक से। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में यानी कि कल भी बताया था कि चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे जैसे कि आप चाहते हो। ठीक है, जैसा कि आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज हिंदी साहित्य की तैयारी कराई जाए। ठीक है, तो वही तैयारी हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो और इवेंट बन भी चुका है। ठीक है, रात 9 बजे और सोमवार को इवेंट बन चुका है। नाटक के प्रश्न आएंगे, तो आपको मैं पहले ही 24 घंटे पहले ही इवेंट तैयार कर दिया करूँगा, जिससे कि आपको एक बार आप देख लें कि इवेंट किसका है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करके आएंगे। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर जो प्रश्नों का जो स्तर होगा वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होगा। तो पहले सरल प्रश्नों करेंगे हम धीमे धीमे, उसके बाद कठिन प्रश्नों की ओर जाएंगे। और एक दिन में एक क्लास ही, मतलब एक टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अलग अलग दिन में अलग अलग टॉपिक को समाप्त करेंगे। मतलब जैसे कि नाटक टॉपिक है वो हमारा कई दिन में समाप्त होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न है, आज व्याकरण पढ़ने वाले दोस्तों। तो इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? देखो, कुछ बोलियां दोस्तों होती हैं ओकार बहुला, आकार बहुला, इस तरह से ईकार बहुला, उकार बहुला, इस तरह से बोलियों का प्रकार होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ओकार बहुला, आकार बहुला, ईकार बहुला। जिसमें ओ का उच्चारण अधिक हो ओकार बहुला, जिसमें ई का उच्चारण अधिक हो ईकार, जिसमें आ का अधिक हो तो जिसमें आ का उच्चारण अधिक हो उसे आकार बहुला बोली कहते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका उत्तर सटीक क्या होगा? ठीक है ना दोस्तों? हाँ जी, बताएंगे फटाफट से। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों, फटाफट से बताएंगे आप मुझे। तो ए आ रहा है किसी का और किसी किसी का सी भी आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर जो उत्तर है आपका वो है आपका ए, यानी कि खड़ी बोली। जिनका ए आंसर है वो बिल्कुल सही है। खड़ी बोली यानी कि जो है आपका ओकार बहुला बोली है। ठीक है, सॉरी, ओकार बहुला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है ओकार बहुला नहीं है, तो ये ओकार बहुला नहीं है, यानी कि ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी जो है ये तीनों ओकार बहुला बोली है। ठीक है, ओकार बहुला। ठीक है, यानी कि जिसमें ओ स्वर का उच्चारण अधिक किया जाता हो, ओ स्वर के उच्चारण के साथ अधिक जो है वो भाषा बोली उच्चारित होती हो, उसे हम ओकार बहुला बोलते हैं। जिसमें ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी आती हैं। लेकिन जो ओकार बहुला नहीं है वो खड़ी बोली है। तो खड़ी बोली कौन सी है दोस्तों? आकार बहुला है। ठीक है, आकार बहुला है। ठीक है, आकार बहुला है खड़ी बोली। और इसके साथ में दोस्तों जो बांगरू है, तो ये बांगरू भी आकार बहुला है। खड़ी बोली और बांगरू दोनों ही आपकी आकार बहुला बोलियां हैं। साथ में ओकार बहुला और कौन कौन सी दोस्तों? जिसमें आपकी जो राजस्थानी है ना दोस्तों, चारों, कौन सी राजस्थानी जो बोली है। ठीक है, राजस्थानी जो चारों बोली है कौन कौन सी? जय मार, मेवा माल,
जयमार मेवामाल, यानी कि जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, ये चारों भी आपकी ओकार बहुला है। ठीक है, उसके अलावा जो ईकार बहुला है दोस्तों, ये वाली जो हम बात कर रहे थे ईकार बहुला, इसमें आपकी बिहारी की जो तीनों बोली आती हैं। ठीक है, बिहारी की जो तीनों बोलियां हैं वो इसी में आती हैं। कौन सी? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, तो ये आपकी इकार बहुला है। ठीक है, इकार बहुला। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं दोस्तों, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? खड़ी बोली का पूछा गया है। ठीक है, बताएंगे दोस्तों कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो यहां पर उत्तर है मागधी, अर्धमागधी, शौरसैनी और पैशाची। तो उत्तर क्या होगा सटीक, फटाफट से बताएंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी चलेंगे क्लास को लेकर फटाफट से। कई सारे प्रश्न आज हमें करने हैं व्याकरण के, और सोमवार से आपका टॉपिक वाइज चैप्टर शुरू होगा और इवेंट बन चुका है। एक बार इवेंट को जाकर लाइक कर देंगे और देख लेंगे जाकर कि क्लास जो है सोमवार से नाटक के प्रश्न चलेंगे। ठीक है दोस्तों, कल से सोमवार से, ठीक है, सोमवार से नाटक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको नाटक के प्रश्न पढ़ के आना है, नाटक चैप्टर पढ़ के आना अच्छे से, जहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, तो हिंदी खड़ी बोली कौन सी अपभ्रंश से? ठीक है, तो मागधी से तो दोस्तों कौन सी हुई है? बिहारी हुई है। ठीक है, ठीक है, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। ठीक है, और जो दोस्तों ये आपकी खड़ी बोली पूछी गई है, ये शौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, शौरसैनी अपभ्रंश से कौन कौन सी निकली है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं। पश्चिमी हिंदी है दोस्तों, एक तो पश्चिमी हिंदी, और एक है आपकी राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, और एक है आपकी पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो जो पश्चिमी हिंदी है, इसी में से आपकी जो है कौन सी निकली है दोस्तों? खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली यहीं से निकली है। तो इसका उत्तर यही हुआ कि खड़ी बोली आपकी शौरसैनी अपभ्रंश से निकली हुई है। ठीक है, बाकी पूर्वी हिंदी में तीन निकलती हैं दोस्तों, पूर्वी हिंदी में तीन आती हैं आपकी, ए बी सी, यानी कि अवधी, बघेली, ठीक है, और एक है आपकी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, बिहारी में तीन निकलती हैं दोस्तों, भोजपुरी, मगही, मैथिली मैंने बताया। राजस्थानी में चार निकली हैं, भी बताया था मैंने, जयमार, मेवा, माल। ठीक है, ध्यान कर लेंगे, मार, जयमार, मेवा और माल। पहाड़ी में भी हम तीन निकाल सकते हैं दोस्तों, कुमाऊनी, ठीक है, ठीक है, नेपाली और गढ़वाली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं फटाफट से, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? शौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश? तो अभी पिछले जो हमने प्रश्न किया था उसी में इसका उत्तर छिपा हुआ था। ठीक है, तो मैथिली का यानी किस शौरसैनी अपभ्रंश से विकास हुआ? तो दोस्तों मैथिली जो आती है वो बिहारी हिंदी में आती है। कहाँ आती है दोस्तों? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसके? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और बिहारी हिंदी में आपकी तीन बोलियां निकली हैं। ठीक है, भोजपुरी, ठीक है, मगही और तीसरी है मैथिली। ठीक है, तो और बिहारी का विकास किससे हुआ दोस्तों? मागधी, यानी कि मगध जो क्षेत्र था उसके आसपास की जो भाषा थी, बोली थी, वहां पर उसको मागधी अपभ्रंश कहा गया। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। बी उत्तर वाले सभी सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया दोस्तों जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे टमाटर टमाटरियो, वेलकम। ठीक है, और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया वो प्लीज़ कृपया करके रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि लाइक और शेयर कर देंगे। ठीक है, अवश्य। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तो अच्छे से आगे हम मोटिवेट होते रहेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की
राजभाषा। ध्यान से समझना प्रश्न को। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? 347 में, 348 अनुच्छेद में, या फिर 343 अनुच्छेद में, या फिर अनुच्छेद 345 में। ठीक है, मैं आपको दोस्तों यहाँ पर पहले बता देना चाहता हूँ कि जो भाग 17 है, ठीक है, एक तो भाग 17, ठीक है, उससे पहले जो है अपना एक भाग है दोस्तों, भाग 5 और भाग 6। ये संविधान के भाग हैं दोस्तों, आपने पढ़ा होगा संविधान। तो भाग 5 में जो अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद है आपका 120, ठीक है, अनुच्छेद 120। और भाग 6 में अनुच्छेद 210, ये राजभाषा से संबंधित है। और भाग 17 भी राजभाषा से संबंधित है, जिसमें 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों जो आपकी 8वीं अनुसूची है, ठीक है, 8वीं अनुसूची, ठीक है, जो 8वीं अनुसूची है वो भी राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में, जिसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को मैं बताऊंगा, किसी दिन प्रश्न आएगा अलग प्रश्न तो उसको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर है आपका दोस्तों क्या आ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही उत्तर आ रहा है आपका। मैं आपके उत्तर देख लेता हूँ एक बार। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, सी उत्तर जितना भी जिनका भी सही है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, अनुच्छेद 343 में यही दिया गया है कि जो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो अंक होंगे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंक होंगे, यानी कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये वाले अंतर्राष्ट्रीय अंक होंगे। ठीक है, और लिपि होगी देवनागरी। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिपि देवनागरी, भाषा हिंदी संघ की, और अंक जो होंगे अंतर्राष्ट्रीय होंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 पे, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के बारे में मैंने बताया था दोस्तों, आपको ट्रिक बता देता हूं। पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी में हमारी 6 बोलियां आती है। वैसे तो 5 ही आती है अगर देखा जाए, लेकिन कुछ और बाद के आलोचकों ने उसको बढ़ा दिया है। तो इसमें कौर, कौरवी, और कौरवी को ही हम खड़ी बोली कह देते हैं दोस्तों, खड़ी बोली। ठीक है, बांग, ठीक है, बांगरू, ठीक है, इसको ही हम हरियाणवी, ठीक है, बांगरू। दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी को बाद में जोड़ा जाता है। ठीक है, ब्रज सबको पता है, बुंदेली, और कन्नौजी। ठीक है, ओके रिपोर्ट, चलिए शाबाश। तो ये अब 6 बोलियां हैं, उन 6 बोलियां में कौन सी इसमें नहीं है? ब्रज, खड़ी, बुंदेली और बघेली। देखो बघेली नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, बघेली यहाँ की बोली नहीं है। ठीक है, ये कहाँ की है? पूर्वी हिंदी। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोली है ABCD, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ यानी कि कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि। दोस्तों कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन सी है? फटाफट से बताएंगे। ठीक है, हमारे मुख के अंदर 5, कई सारे हालांकि कई स्थान होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो कंठ होता है, तालव्य होता है, ठीक है, कंठ्य बोल सकते हैं इसको, ठीक है, तालव्य, ठीक है, मूर्धन्य, दंत्य, ठीक है, और ओष्ठ्य। ठीक है, 5 स्थान होते हैं। तो यहां से क वर्ग बोला जाता है, क वर्ग और क वर्ग के सारे वर्ग। ठीक है, यहां से च वर्ग, सॉरी, ठीक है, च वर्ग, और यहां से ट वर्ग, यहां से त वर्ग, और यहां से प वर्ग। ठीक है, क च ट त 5 वर्ग हैं और 5 जगह से अलग अलग से उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो क से कंठ वर्ग बोला जाता है, तो इसमें क ख ये आ जाएंगे, क ख ग घ। ठीक है,
क ख ग घ। साथ में और क्या बोला जाता है दोस्तों यहाँ से, ग घ हो गया, अंग हो गया, और आपका अ आ हो गया, ह हो गया, ये सभी कंठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, यर अलव जो होते हैं ये आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं। ठीक है, अंतस्थ। ठीक है, च छ ज झ तालव्य से यानी कि तालु से बोले जाते हैं, और ट ठ ड ढ ण ये दंत से। ठीक है, अच्छा एक रह गया क्या, अच्छा ट ठ ड ढ ये मूर्धा से, माफ करना ये मूर्धा से है। ठीक है, कहाँ से, ट ठ ड ढ ण मूर्धा से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। देखो प्रश्न बहुत गजब का है भाई साहब, मतलब इसे कहते हैं रोंगटे हिला देने वाला प्रश्न, रोंगटे क्या बोलते हैं उसको, रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, और बड़े ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे इस प्रश्न को, पढ़ेंगे। ठीक है, मैं तो नहीं दिख रहा हूँ, खैर आपको बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी देरी से जुड़े हैं, कृपया सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते हैं, क्योंकि क्लास आपकी है तो लाइक शेयर करने में पड़ोसियों से नहीं कहूँगा, अपनों से। ठीक है, मैं अपने विद्यार्थियों से कहूँगा, अपने साथियों से कहूँगा लाइक शेयर करने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ओष्ठ स्पर्श अल्प प्राण अघोष निर्नुनासिक, या द्वैवोष्ठ स्पर्श अल्प प्राण सघोष निर्नुनासिक, द्वैवोष्ठ स्पर्श संघर्षी अल्प प्राण अघोष निर्नुनासिक, या फिर ओष्ठ स्पर्श महाप्राण सघोष निर्नुनासिक। फटाफट से बताएंगे कि उत्तर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे और लाइक शेयर भी करते रहेंगे वीडियो को बीच बीच में। ठीक है, अपने अड़ों से पड़ोसी पड़ोसन को, चाचा ताऊ काका नानी मामी फूफी सबको शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, चलिए कि एक अदृश्य सर है, मिस्टर इंडिया बने हुए हैं, वो हमको पढ़ाते हैं, देखो कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, बताइए। तो प्रश्न संख्या 52 का उत्तर फटाफट से बताएंगे। देखो जो ब है, ये ब के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो ब है ये आता है आपका प फ ब भ और म। ठीक है, ठीक है, ये ओष्ठ वर्ग से उच्चारण स्थान इसका होता है। तो ये तीसरा वर्ण है। ठीक है, जो कि आपका, जो अगर बात की जाए उच्चारण के हिसाब से तो ओष्ठ तो है ही, लेकिन यहाँ पर द्वैओष्ठ दिया है, तो यानी कि दोनों होठों से, तो ब जो है दोनों होठों से उच्चारित होता है। ठीक है, तो इसका ये भी सही है, तो ओष्ठ को छोड़ देंगे, तो कौन सा लेंगे, द्वैओष्ठ, द्वैओष्ठ। अब दूसरा आता है स्पर्श है, स्पर्श, लेकिन यहाँ पर स्पर्श संघर्षी है, तो स्पर्श संघर्षी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। स्पर्श संघर्षी जो होता है वो होते हैं आपके च छ ज और झ। स्पर्श संघर्षी ये चारों होते हैं। ठीक है, तो ये तो है नहीं स्पर्श संघर्षी, तो ये कट गया। अब स्पर्श माना जाएगा केवल, क्योंकि स्पर्श जो होते हैं क से म तक 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं दोस्तों, 25 वर्ण होते हैं क से म तक, तो इसमें भी आता है स्पर्श हो गया। अल्प प्राण, देखो ये अल्प प्राण होता है, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण और ये अल्प प्राण, तो अल्प प्राण है। चलो बहुत बढ़िया। फिर आता है सघोष, तो ये आपके अघोष अघोष होते हैं। ठीक है, ये अघोष अघोष होते हैं। बाकी जो तीन होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा होता है सघोष। ठीक है, ये सघोष होते हैं। पहला दूसरा जो होते हैं ये आपके होते हैं अघोष। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष, तो सघोष भी हो गया। निर्नुनासिक जो होता है दोस्तों बिना नाक की। ठीक है, कहां से, बिना नाक की सहायता से। ठीक है, बिना नाक की सहायता से उच्चारित होने वाले को निर्नुनासिक कहते हैं, और नाक की सहायता से उच्चारित होने वाले को अनुनासिक कहते हैं दोस्तों, अनुनासिक। ठीक है, इसी अनुनासिक में निर लगा देते हैं। ठीक है, निर, और र आधा है, इसमें अ जुड़ जाएगा तो र पूरा हो जाएगा, तो निर्नुनासिक बन जाएगा पूरा शब्द। तो बी उत्तर आपका बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। जिन साथियों का उत्तर बी आ रहा है, बिल्कुल जलेबी बांट दीजिए पड़ोस में। ठीक है, बिल्कुल खुशी मनाइए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बी उत्तर आ गया आपका। ठीक है, ओके रिपोर्ट, शाबाश, अत्यंत सुंदर। चलिए लाइक शेयर करते रहेंगे दोस्तों, सपोर्ट चाहिए मुझे पूरा का पूरा, ऐसे एक दो से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए क ग ज फ, क ग ज फ। ठीक है, ये संस्कृत की ध्वनियां हैं, या फिर अरबी फारसी की है, अंग्रेजी की है, या दक्षिणी भाषाओं की ये ध्वनियां हैं।
किस भाषा से ये ध्वनियाँ ली गई हैं? मुझे जल्दी से बताएंगे अपना उत्तर। बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, लाइक शेयर करते रहेंगे मेरे टमाटर टमाटरियो। ओके रिपोर्ट है। तो क ग ज फ, ठीक है। ये दोस्तों जो है आपके, जैसे हमने लिखा ये आजाद, ठीक है। अगर हम इसके नीचे लगा देंगे ये वाला आजाद, इसको क्या बोलेंगे? आजाद, ठीक है। ख्वाब, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे ख्वाब। तो ये क्या है दोस्तों? ये क्या ये विदेशी भाषा के शब्द है, वर्ण है, लेकिन विदेशी में कौन सी? अरबी और फारसी, ठीक है। अरबी फारसी है, टू इसमें फालतू में पता नहीं कहाँ से आ गया है पीछे पीछे। अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। इसको जो नीचे जो लगा हुआ है ना, इनके जो नीचे ये जो लगा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये वाला जो नीचे लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ, इसको मैं लगा देता हूँ। इसको कहते हैं, इसको, ठीक है, हिंदी में तो कहते हैं इसको तल बिंदु, ठीक है। तल बिंदु, ठीक है। और अरबी फारसी में कहते हैं इसको नुक्ता, ठीक है। आ रही बात समझ में? अगला प्रश्न, पाणिनियन शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए? देखो पाणिनियन है, ये शब्द क्या है? पाणिनि, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, पाणिनि, ठीक है। और इसमें पाणिनि य, ठीक है, य जोड़ दिया है। पाणिनियन जो पाणिनीय शिक्षा है, मतलब पाणिनि के अनुसार ध्वनियों को वर्गीकृत करने के 5 आधार, ठीक है। 5 आधार जो पाणिनि जो थे, उन्होंने ध्वनियों को वर्गीकरण करने के लिए 5 आधार बताए थे। स्वर, काल, स्थान, संवाद, नाद। स्वर, स्थान, काल, प्राण। सुर, काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण, अनुदात। स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। बताइए फटाफट से, ठीक है। बहुत बड़े दोस्तों, शाबाश, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखो, स्वर के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया जाता है, सही बात है, ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। स्वर, फिर जो है यहाँ पर काल के आधार पर भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन संवाद के आधार पर नहीं किया जाता और नाद के आधार पर भी नहीं किया जाता, ठीक है। सुर के आधार पर भी नहीं किया जाता यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो जब यहाँ पर ठीक है, और प्राण के आधार पर नहीं, प्राणत्व के आधार पर, ठीक है। तो सुर के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण होता है। काल यानी कि मात्रा, मात्रा के आधार पर भी होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर भी होता है। प्रयत्न के आधार पर भी वर्गीकरण होता है और अनुप्रदान के आधार पर भी होता है। और अनुप्रदान का मतलब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वृद्धि, ठीक है, वृद्धि या फिर बढ़ोतरी जिसे कहते हैं, ठीक है, बढ़ोतरी। तो पाणिनि जी ने ये 5 आधार बताए थे, ठीक है, ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी में स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण, ठीक है। हिंदी में स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क से म तक, ठीक है। कितने होते हैं? 25। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, वर्गीय व्यंजन भी इनको कह देते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ग है, तो जिनका 5 प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण व्यंजन होता है, महाप्राण होता है, घोष होता है या सघोष होता है? फटाफट से बताएंगे दोस्तों, ठीक है। और लाइक शेयर जिन साथियों ने अभी नहीं किया है जल्दी से कर दिए, वरना फोन में आके पिटाई लगा दूंगा मैं आपकी, अगर जिन साथियों ने नहीं किया है लाइक शेयर। रात्रि का समय है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा है, जैसे कि ख, घ, ठीक है, छ, झ, ठीक है, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, ये दूसरा और ये चौथा। तो इसमें जो होता है, अल्प प्राण तो है नहीं, क्योंकि इनमें दोनों में हवा ज़्यादा निकल रही है। अल्प प्राण वे होते हैं जिनमें कम हवा निकलती है। घोष वो होते हैं, घोष जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। अल्प प्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है। अघोष जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है। तो ये तीनों तो हुए नहीं,
ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा चौथा होता है वो महाप्राण होता है, जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले। ठीक है, महाप्राण मतलब जिनके उच्चारण में मुख से अधिक, ठीक है, हवा, श्वास या वायु निकले। ठीक है, ध्यान रखना। ओके रिपोर्ट। चलिए, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय का फटाफट से बताएंगे दोस्तों, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, और मुझे इसमें संधि भी बताएंगे कि कौन सी संधि के अनुसार इसको बदला गया है। प्रश्न संख्या 56। हाँ जी, बिल्कुल टॉपिक वाइज की जाएगी आपकी, जो मंडे से टॉपिक वाइज चलेंगे। और पहला टॉपिक है आपका नाटक। इवेंट तैयार हो चुका है पहले ही, आप देख लीजिएगा उसे। नाटक का टॉपिक पढ़ेंगे और सोमवार को आपके नाटक के प्रश्नों का टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अन्वय का सही संधि विच्छेद करेंगे फटाफट से। प्रश्न संख्या 56। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये इसमें जो है आपकी यण संधि है। बहुत बढ़िया, हाँ जी, आपका भी उत्तर सही आ रहा है, यण संधि। ठीक है, कौन सा? यण संधि। ओके रिपोर्ट। और इसमें जो अनु जमा अय, ठीक है, अनु जमा अय, यहाँ का जो उ लिखा हुआ है और यहाँ पर अ, तो उ का अ के प्रभाव से व बन जाता है, यानी कि उ का या बड़ा उ हो किसमें? यण संधि में, का मेल या आपका ई हो, ठीक है, यहाँ पर छोटी हो या बड़ी हो, का मेल यदि अ या असमान स्वर कोई भी होगा। ठीक है, ठीक है, असमान स्वर, असमान स्वर यानी कि आगे उसके जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे जो इधर है, इधर ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे इधर कोई भी हो, बराबर सामने एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो ई के सामने असमान स्वर आएगा तो ई का बन जाता है दोस्तों य, और उ के सामने कुछ कोई भी अलग स्वर आएगा तो उ का बन जाता है व। ठीक है, और जो मतलब ये केवल इसको बदलने के लिए आया है, ये केवल इसको बदलने के लिए आया है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसको हम पूरा का पूरा फिर ऐसे के लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। और यहाँ पर क्या बचा था हमारे पास? अ आधा ना। ठीक है, तो व में अ जुड़ेंगे तो व पूरा हो जाएगा और यह लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, और आगे क्या बचा है? अ और आधा ना, तो अन्वय। इसी को यण संधि कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, सभी का उत्तर ए आ रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे टमाटरों, क्या बात है जी। गोलगपियाओ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अनुजमा है, जो साथी देरी से जुड़े हैं, एक बार कृपया करके जल्दी से लाइक और शेयर करके आ जाइए फटाफट से अपने दोस्तों को। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, और संधि का नाम भी बताना है साथ में। ठीक है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा और साथ में संधि का नाम भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये भी एक शर्त है साथ में। ठीक है, तो निरर्थक, ठीक है, निर्जमा अर्थक, निरह जमा अर्थक, निह जमा अर्थक, या फिर निरा जमा अर्थक। तो रा तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता दोस्तों, निरा जमा अर्थक। ठीक है, और यहाँ पर निर से भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आ से भिन्न स्वर। ठीक है, विसर्ग से पहले अ से भिन्न स्वर और बाद में कोई स्वर हो। ठीक है, बाद में कोई स्वर हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा हो, या फिर य र ल व हो, तो इस विसर्ग का केवल दोस्तों क्या बन जाएगा? केवल इस विसर्ग का र बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके रिपोर्ट। अच्छा, चलिए, ठीक है, अच्छा ये वाला नियम, हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा? निहि जमा अर्थक शब्द है। ठीक है, यहाँ पर निहि जमा अर्थक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई है आपकी छोटी ई आई है विसर्ग से पहले, तो आ से भिन्न स्वर आया और यहाँ पर आ गया तो ये स्वर आ गया, तो ये जो विसर्ग है केवल इसका र बन जाएगा। ठीक है, और जो पहला है जो सामने है वो वैसा ही रहेगा, नी का विसर्ग का केवल र बन जाएगा, तो निर्वन जमा अर्थक। ठीक है, अब जो आधा र है इसमें अ जुड़ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे? नि र, सॉरी र पूरा लिखेंगे क्योंकि र में अ जुड़ जाएगा,
और थक, निरर्थक, इस तरह से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, नहीं जमा अर्थक। तो सी उत्तर आ रहा है सभी का। ए उत्तर वाले गलत है दोस्तों। ठीक है, ए उत्तर वाले गलत है, ध्यान रखेंगे। ओके रिपोर्ट, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये थोड़ा ध्यान से समझना है दोस्तों, थोड़ा सा परेशान करने वाला प्रश्न है ये। महोष्ण में दो विकल्प लगभग एक जैसे नजर आएंगे आपको, जो कि बड़ा कंफ्यूज करते हैं आपको। ठीक है ना, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। प्रश्न संख्या 58 का। ठीक है, और इसमें आपकी संधि बताएंगे। अच्छा, उसमें पिछले वाले में संधि थी आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, कौन सी, विसर्ग संधि। ठीक है, इसमें कौन सी संधि दोस्तों, महोष्ण। यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, वैसे तो यहां पर गुण संधि है। ठीक है, जब एक चोटी वाली चाची और एक चोटी वाली चुड़ैल दिखे ना, इस तरह की मात्राएं आपको दिखे, ठीक है, एक चोटी वाली चाची और एक चोटी वाली चुड़ैल जब नजर आए तो आपकी यहां पर गुण संधि होती है। कौन सी, कौन सी संधि दोस्तों, गुण संधि होती है। ठीक है, तो यहां पर मह, महा, जमा, उष्ण। ठीक है, यहां से आ, यहां से उ, तो दोनों का मिलकर हो जाता है दोस्तों ओ। ठीक है, आ ओ मिलकर ओ, और आधा श और न यहां जोड़ देंगे, और यहां पर क्या बचा आपका म और आधा ह, तो ह में ओ जोड़ेंगे तो महो, आधा श और न, महोष्ण हो जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या आएगा आपका, डी उत्तर सही होना चाहिए। अब बी उत्तर वाले नहीं लगाएंगे, बी उत्तर उष्ण नहीं होता, उष्ण ही होता है सही। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। ठीक है, ओके रिपोर्ट। अगला प्रश्न, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम विसर्ग है, गुण है, वृद्धि है या यण है। परोपकार, हाँ जी, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम। ठीक है, चलिए इसका विच्छेद कर लेते हैं। इसका विच्छेद है पर जमा उपकार। ठीक है, पर जमा उपकार, तो र में से अ लिया, यहां से उ लिया, तो अ उ मिलाकर हो जाता है आपका ओ। ठीक है, तो जब ओ मतलब एक चोटी वाली चाची चुड़ैल मैंने बताया था, तो कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है आपकी गुण संधि। ठीक है, नियम मैं बता देता हूं आपको, अ या आ। ठीक है, अ या आ के बाद यदि, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अ या आ के बाद यदि ई या ई हो, ठीक है, तो दोनों का मिलकर ए हो जाता है। ठीक है, दोनों का मिलकर ए हो जाता है। ठीक है, यदि अ या आ के बाद यदि उ या उ हो, तो दोनों का मिलकर ओ हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये गुण संधि का नियम है। ठीक है, और यदि अ या आ के बाद री हो, तो दोनों का मिलकर अर हो जाता है। ठीक है, ये गुण संधि का नियम होता है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा शब्द, अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, थोड़ा सा समझ के साथ उत्तर देना है। स्वर संधि का उदाहरण पूछा है, अधोगति, उच्चारण, दिग्गज, मनवंतर। परेशान करने वाला प्रश्न है, कुछ लोग उत्तर गलत भी दे सकते हैं, जो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन कंफ्यूज के साथ नहीं देना है, थोड़ा सा समझ के साथ इसका उत्तर देंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 60 का उत्तर है, और प्यारे प्यारे टमाटर टमाटरियों, कृपया करके विनम्र निवेदन है, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, क्लास आपकी है तो मैं आपसे ही कहूँगा ना लाइक शेयर करने के लिए, अपने पड़ोसी से तो जाऊँगा नहीं कहने। ठीक है, पड़ोसी से कह देंगे, भगा देंगे कि जाओ यहाँ से, हम क्यों आपकी वीडियो को लाइक शेयर करें बताओ। ठीक है, करिए जल्दी से फटाफट से। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो बताएंगे इसका उत्तर क्या है। देखो इसका मैं आपको, देखो अधोगति तो अधः जमा गति, अधः जमा गति अधोगति हो जाएगा, तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि। ठीक, उत जमा चारण, उच्चारण तो ये व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि हो जाएगी, और यहां पर दिक, दिक जमा गज। ठीक है,
तो ये भी व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, व्यंजन संधि हो जाएगी। और यहाँ पर मनु जमा अंतर, मनु जमा अंतर, देखो यहाँ पर फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऊ के सामने अ आया तो ये पर व बन जाएगा, और अंतर का अंतर पूरा का सेम टू सेम यही ऐसे कैसे लगेंगे जैसा है हुबहू। और यहाँ पर म और आधा न, तो व में उ अ जुड़ जाएगा तो वंतर हो जाएगा। और आगे क्या है, म और आधा न, तो मनवंतर, ठीक है। ऊ का व बन जाएगा, यानी कि यण संधि हो जाएगी आपकी, यण स्वर संधि, ठीक है। यण स्वर संधि का ये उदाहरण है। बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। कुछ का डी उत्तर भी आया है, बहुत बढ़िया दोस्तों। रात में नींद तो नहीं आ रही आपको, सच्ची बताना ईमानदारी से, कसम से। बारिश आप किस किस के यहाँ पड़ रही है? हमारे यहाँ तो बारिश है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों यहां पर सत्तू है, ये क्या है, सत्तू, इसको सत्तू लिखेंगे। लौंग, सत्तू का सतुआ, लौंग का लवांग, घोड़ा का घोटक, गेना का गेंद। तत्सम तद्भव पूछा गया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये मैं सही शब्द युग्म पूछा है। तो दोस्तों सत्तू जो शब्द होता है, इसका जो शुद्ध होता है वो होता है सत्वा, ठीक है, या फिर सक्तू, क्या कह सकते हैं, सक्तू, इस तरह से। और जो लौंग होता है उसका जो तत्सम होता है दोस्तों, उसका लवंग होता है, ठीक है। और जो गेंद शब्द है उसका जो तत्सम होता है उसका कंदुक होता है, क्या होता है, कंदुक। तो घोड़ा का घोटक यहां पर सही है, यही वाला सही है, बाकी तीनों आपके गलत थे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है, कौन सा तद्भव है? दर्शन, गधा, ग्रामीण, यजमान, ठीक है, बताइए। तद्भव पूछा है, तद्भव का मतलब होता है जो शब्द संस्कृत से रूप परिवर्तित करके या बिगड़ के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द। और जो जैसे संस्कृत में है वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उनको कहते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। दर्शन, गधा, ग्रामीण, यजमान, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही आ रहा है आपका? देखो दर्शन सही तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए, दर्शन का दर्शन ऐसे बोल देते हैं तद्भव में। ग्रामीण का गवार, ग्रामीण का तद्भव गवार ही है, ध्यान रखना। इसको जजमान बोलते हैं, क्या, जजमान, यजमान, जजमान। और जो गधा शब्द है ये खुद में एक तद्भव शब्द है, ठीक है, ठीक है जी। चलिए ये वाला, ओके रिपोर्ट। चलिए, तो इसका जो तत्सम होगा गर्दभ, गर्दभ, ठीक है। ये तत्सम था, ये तत्सम, ये तत्सम, इसका तद्भव ये, इसका तद्भव ये, इसका तद्भव ये, और ये खुद में तद्भव था, इसका तत्सम ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए फटाफट से। धुआं का ध्रुम, चख का चक्ष, भभूत का विभूति, नेह का स्नेह। फटाफट से उत्तर देंगे मेरे दोस्तों, फटाफट से, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। इस बार फतेह करके रहेंगे। और सोमवार से आपकी टॉपिक वाइज चलेगा, ठीक है। सोमवार को ध्यान रखना, सोमवार को आपका नाटक चैप्टर के प्रश्नोत्तर किए जाएंगे, ठीक है। किसके? नाटक, ध्यान रखना, सोमवार से नाटक का प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। तो आप तैयार होकर आएंगे बढ़िया से, नहा धोकर, ठीक है, और क्रीम पाउडर लगा कर आएंगे बढ़िया से, अच्छे से तैयार होके। मतलब कहने का अर्थ यह है कि नाटक चैप्टर को आप लोग बढ़िया से पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो इसमें सही जोड़ा कौन सा, जो तद्भव से तत्सम बना? दोस्तों धुआं का धूम्र होता है, यहाँ ध्रुम लिखा हुआ है। चख का चक्षु होता है, इस धुआं का धूम्र, चख का चक्षु। भभूत का विभूति, ये ठीक है, तो इसका उत्तर सी आपका, जिनका भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और नेह का होता है आपका स्नेह, ठीक है, स्नेह उत्तर होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अंगोछा, अंगरक्षक, अग्निष्ठ,
अग्निष्ठिका, अंग प्रोच्छा, इसको अंग प्रोच्छा लिखेंगे, और अंगरखा, इस तरह से बताइए। जो अंगरक्षक है इसका तो अंग रखा हो जाएगा, ठीक है। अग्निष्ठिका अंगीठी को बोलते हैं, किसको? अंगीठी, ठीक है। और अंग प्रोच्छा इसका उत्तर है, यानी कि अंग प्रोच्छा अंगोच्छा का ही तत्सम होता है, ठीक है। अंग प्रोच्छा अंगोच्छा, अंग को पूछने वाला, ठीक है, अंग प्रोच्छा। ओके रिपोर्ट, सी उत्तर, शाबाश, अत्यंत सुंदर। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? खीर, अमीय, कोख, नासिका। तत्सम पूछा है दोस्तों, जो संस्कृत के जैसा होता है, ठीक है, संस्कृत के समान, ठीक है, संस्कृत भाषा के जो शब्दों के समान जो शब्द होते हैं तत्सम कहते हैं। देखो क्षीर का क्या होता है, तो ये तो तद्भव है भाई, ठीक है। खीर का क्षीर होता है तत्सम, ठीक है। अमीय का अमृत होता है, कोख का कुक्षी होता है, ठीक है, कुक्षी। और नासिका खुद में एक तत्सम शब्द है, जो कि आपकी नाक को बोला जाता है। कौन सा? नाक को नासिका कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये उत्तर हो गया। नेक्स्ट, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, वाक्य के आरंभ में। उपसर्ग का प्रयोग किस में होता है? फटाफट से बताएंगे दोस्तों, ठीक है। एक चैप्टर है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। इससे कई सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ जाते हैं। देखो जैसे बीपीएससी है, ठीक है, और आपका D+B जनरल पेपर है, यूपीटी जीटी पीजीटी है, यूजीसी नेट में भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। EMRS में तो देखो अभी पेपर आने वाला है, उसके लिए भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए, शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, वाक्य के आरंभ में, ठीक है। चलिए, तो शब्द के आरंभ में उपसर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग का प्रयोग किया, देखो ये क्या है? एक प्रकार का वाक्यांश होता है, ठीक है, वाक्यांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं क्या होते हैं? सॉरी, माफ करना दोस्तों, ये शब्दांश होते हैं, ठीक है, शब्दांश। वाक्यांश नहीं, शब्दांश होते हैं, यानी कि शब्द का अंश, ठीक है, शब्द का अंश, ठीक है जी। चलिए, अगला प्रश्न, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, कोई धातु होगी, तो हर एक शब्द के अंदर कोई ना कोई धातु होती है, या फिर शब्द ही पूरा होगा और उसके अंत में जो जोड़ा जाता है समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय, ठीक है। जो उपसर्ग है ये शब्द के आरंभ में जोड़ा जाता है, अभी जस्ट पहले बताया है, ठीक है, कतई अभी। समास जो होता है दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, ठीक है, संक्षेप करना, यानी कि वाक्य या वाक्यांश को संक्षेप करना। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय अर्थात खर्च अर्थात नष्ट न हो, सॉरी खर्च ही लिखेंगे, नष्ट नहीं लिखेंगे, नष्ट तो कुछ ज़्यादा अलग हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए, ठीक है, खर्च न हो, जो व्यय न हो अव्यय कहलाता है। तो जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है जी। आगे बात समझ में? डी उत्तर वाले शाबाश, बहुत बढ़िया। जिनका उत्तर डी आ रहा है वो बड़े बड़े प्यारे प्यारे समझदार दोस्त हैं, जिनका नहीं आ रहा है वो और भी ज़्यादा समझदार है, ठीक है। चलिए, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग प्र है, त है, प्रख है या आत है? हाँ जी, बताएंगे फटाफट से। लाइक शेयर भी कर देंगे दोस्तों, ये भी तो काम आपका ही है, ठीक है। लाइक शेयर बटन होता है ना, उसमें देखो एक बटन है नीचे दिख रहा है ना आपको, एक शेयर का बटन है, एक लाइक का निशान लग रहा है जिसपे अंगूठा लग रहा है। उसको दबा देने से ना जो शेयर का बटन है तीर सा दिख रहा है, कैसे? ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे 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 और ऐसे, ज़्यादा बड़ा बन गया ना शेयर, इसको हम कहते हैं शेयर, ठीक है। और एक अंगूठा जैसा ना लाइक बना होता है ऐसे करके, ये तो मूसा बन गया किसी आदमी का, जैसा भी होता है वो देखा है ना आपको, दिख रहा है नीचे, ज़्यादा बनो मत, दिख रहा है नीचे, उसे लाइक कहते हैं, ठीक है।
लाइक शेयर करते रहना वीडियो को, ठीक है। तो प्र जमा ख्यात शब्द बनता है, देखो प्र जमा ख्यात, बताने की आवश्यकता नहीं है, छोटे बच्चे नहीं हो, छोटी बच्ची हो क्या जो लाइक शेयर करने के लिए बताना पड़ेगा। चलो ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग पहले लगता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो प्र है, प्रति है, प्रत्यु है, या इनमें से कोई नहीं? जी बताइए दोस्तों। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। देरी से आते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, लाइक शेयर करते रहें वीडियो को, ठीक है, फटाफट से बताएंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का जो साथी देरी से आए हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रति शब्द होता है एक, ठीक है, एक उत जमा पन्न जमा मति, ये पूरा शब्द इस तरह से बना है, प्रति जमा उत जमा पन्न जमा मति। तो यहां पर जो उपसर्ग लगा है इसमें प्रति उपसर्ग लगा है, कौन सा दोस्तों? प्रति उपसर्ग लगा है, ठीक है। चलिए, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? एक गमन शब्द है, तो गमन का मतलब होता है जाना, ठीक है। अब इस गमन शब्द को हम विपरीत यानी कि उल्टा बनाने वाले हैं, तो इसके लिए इसके आगे हम अप लगाएंगे, आ लगाएंगे, प्रति लगाएंगे, अनु लगाएंगे। तो कौन सा उपसर्ग लगाएं जिससे कि ये विपरीत हो जाए? हाँ जी बताइए। अपगमन लिखेंगे, अपगमन, या आगमन, या प्रतिगमन, ठीक है, या अनुगमन? बताइए दोस्तों कौन सा लगाएंगे? फटाफट से बताएंगे। तो आगमन जो ही हो, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हाँ शाबाश, बी उत्तर हो गया। आ जमा गमन, तो आगमन, ठीक है। आगमन का मतलब हो जाता है, आगमन का मतलब आना, ठीक है, आना। आओ जनाब कहाँ थे, आमा नहीं है, आना है, न ही बनाया वैसे तो मैंने, लेकिन ना बन गया ये, आना, ठीक है। चलिए, कुसुमाकर में कौन सा समास है दोस्तों? कुसुमाकर शब्द में कौन सा समास है? फटाफट से बताएंगे, कुसुमाकर शब्द में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसको मैं विग्रह करके बता देता हूं आपको। कुसुम जमा आकर, ठीक है, और आकर का मतलब है खान, खान मतलब खदान, शाहरुख खान सलमान खान मत समझना, खदान, ठीक है। और कुसुम का मतलब होता है पुष्प, तो इसका मतलब हो गया पुष्प, पुष्पों की खान है जो। तो ना तो पुष्प प्रधान है ना खान यानी कि खदान प्रधान है, जो पुष्पों की खदान है वो प्रधान है यहाँ पर, यानी कि इन दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, कोई तीसरा ही पद प्रधान है, ठीक है, ठीक है। इसको बसंत ऋतु, ठीक है, बसंत ऋतु यहाँ पर प्रधान है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका बहुव्रीहि, ठीक है। बहुव्रीहि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है बाय मिस्टेक से, ठीक है, बहुव्रीहि, ठीक है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। आया समझ में दोस्तों? शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि कूपमंडूक में किस समास की योजना है? कूपमंडूक, कूपमंडूक समझते हैं ना, जो कि कुएं का मेंढक होते हैं और बस एक ही धारणा लेकर चलते रहते हैं, उससे आगे वो लोग सोचते ही नहीं है कि कुछ और भी दुनिया है, ठीक है। तो दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों, ठीक है। कूप मंडूक, ठीक है, कुआं और ये मेंढक, ठीक है, मेंढक। तो यहां पर इसका जो अर्थ होगा, कुएं के मेंढक की सी धारणा या विचार रखने वाला, ठीक है, विचार
रखने वाला। ठीक है, तो ना तो कुआं प्रधान है ना मेंढक प्रधान है, यहाँ पर प्रधान कौन है, जो इसकी सी धारणा रखने वाला कोई तीसरा व्यक्ति है। तो यहाँ पर भी आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ओके रिपोर्ट मेरे टमाटर टमाटरी हो, मजा आ रहा है, एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर देंगे अगर थोड़ी सी क्लास पसंद आ रही है। सोमवार से मैं फिर से बता देता हूं आपको, सोमवार को आपका नाटक, ठीक है, नाटक, ठीक है, अध्याय की प्रश्नोत्तरी होगी। ठीक है, नाटक अध्याय से प्रश्नोत्तरी की जाएगी, तो तैयार होकर आएंगे बढ़िया तरीके से। धनुर्बाण, ठीक है, धनुर्बाण में किस प्रकार का समास है फटाफट से बताएंगे। धनुर्बाण मतलब धनु, ठीक है, जमा बाण। वैसे तो यहाँ पर धनु जमा बाण विसर्ग संधि का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन धनु जमा बाण यानी कि धनुष और बाण। ठीक है, धनुष और बाण, इसका अर्थ देखा जाए तो धनुष और बाण, तो सीधी सी बात है, दो अलग अलग पद हैं और दोनों की प्रधानता है। तो यहाँ पर हम कौन सा उत्तर लगाएंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश, इसको तो सब बता देंगे, क्या बात है। ठीक है, चलिए, हानि, ये शब्द है दोस्तों, हानि। ठीक है, ये शब्द है आपका हानि। हानि लाभ में कौन सा समास है, और सबको पता होगा, बहुत बढ़िया, बताएंगे भी सही सब सटीक तरीके से। हानि लाभ शब्द में कौन सा समास है, द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, या इनमें से कोई नहीं, सभी को पता है। ठीक है, एक बार मैं बता देता हूं आपको, हानि और लाभ। ठीक है, हानि और लाभ, ठीक है, हानि और लाभ। ओके रिपोर्ट, तो ये आपका द्विगु तत्पुरुष बहुव्रीहि, तो इन तीनों में तो कोई है ही नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से भी विकल्प आपके कभी ना कभी देख ले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, सरकारी जो विकल्प है, सरकारी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, चलिए, इसमें कौन सा है आपका, द्वंद्व समास होगा, जो कि विकल्प में नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। ओके रिपोर्ट, नेक्स्ट, निर्दय में समास, निर्दय शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय द्वंद्व है, या द्विगु है, या बहुव्रीहि है, बताइए फटाफट से। निर्दय शब्द में समास, ठीक है, तो इसका अर्थ अगर मैं बताऊं, निर जमा दय। ठीक है, दय का मतलब है यहां पर दया, तो इस तरह से इसका अर्थ निकालेंगे, दया नहीं है, ठीक है, नहीं है जिसमें, दया नहीं है, बिना दया के है जो, ठीक है, दया नहीं है जिसमें, तो उसे क्या कहेंगे हम दोस्तों, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल निर्दय व्यक्ति है, बिना दया के, कोई तीसरे के लिए यहाँ पर इंगित किया जाए, तो ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे दोस्तों ये क्लास हो चुकी है यहीं पर ख़त्म, समाप्त हो चुकी है। आज के लिए इतने ही प्रश्न काफ़ी थे। ठीक है, लगभग मैंने ज़्यादा प्रश्न करा दिए, आज स्पीड से कराए हैं। ठीक है, और ज़्यादा समझाने का इनमें था नहीं, क्योंकि साहित्य में ज़्यादा समझाने का होता है। तो सोमवार को ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं शेयर नहीं किया है, वो लाइक शेयर कर देंगे, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यारे प्यारे साथियों, अपने सारे रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, घर वालों से, सबसे इस चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिए, उनको शेयर करिए, लाइक कीजिए वीडियो को आप भी, और आप लोगों से करवाइए अगर काम की है तो। ठीक है, सोमवार को नाटक अध्याय का, ठीक है, चैप्टर का प्रश्नोत्तर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, प्रश्नोत्तर, और उसके बाद आपको हर एक चैप्टर के इसी तरह से चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे सोमवार को। ठीक है, 17, 18, हाँ ठीक है, तो 18 तारीख को, आज 16 है, 18 तारीख को आपका नाटक की प्रश्नोत्तरी होगी, रात को 9 बजे ही आपको लाइव आना है। ठीक है, लाइव 9 PM, ध्यान रखेंगे, 9 PM आपको 9 बजे रात को लाइव आना है। ठीक है, और नाटक के प्रश्नोत्तर होंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जो साथी
जिन साथियों ने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, आपका समर्थन सहयोग रहा तो क्लास जल्दी ही आपको अच्छी अच्छी क्लासें मिलती रहेंगी। देखो थंबनेल मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं, कितने अच्छे अच्छे थंबनेल आप, ये जो थंबनेल है ना अपने आप बनाया मैंने, दिख रहे हैं ना आपको। जो अगली पिछली क्लास है, नई क्लास है, सबका मैंने चेंज किया है। आज दिन भर यही काम किया है, पूरे दिन शरीर भी दुख गया बनाते बनाते। मतलब मेहनत आपके लिए ही चल रही है, कोई कॉस्ट नहीं होगी कभी मेरे चैनल पर, इस चैनल पर कभी पेड कोर्स नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, सब कुछ फ्री रहेगा। और आगे जाकर मैं आपको आचार्य शुक्ल का इतिहास भी इसी पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, आचार्य शुक्ल का, ठीक है, इतिहास भी यहीं पर पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छाई से, गहराई से, बढ़िया तरीके से। डॉक्टर नगेंद्र के, शुक्ल जी के, मतलब सब कुछ जो यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में आपके लिए आवश्यक है वो सब कुछ पढ़ाऊंगा। ठीक है, साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस पर लेकर आता रहूँगा। ठीक है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर दोस्तों ब्रेक के बाद। और क्लास को जिन साथियों ने लाइक शेयर नहीं किया वो जल्दी से कर दीजिए। और ठीक है, ओके रिपोर्ट। चलिए मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।